वेलकम स्टूडेंट्स अगेन। स्वागत है आपका क्लास में। तो हमारे जो तीसरा टॉपिक है आज का, जो हमारे दो टॉपिक हो चुके हैं। पहला था जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला, जो पहला चैप्टर था आपका वो रियल नंबर था। दूसरा हमने कल पढ़ाया पॉलिनोमियल। 10 क्वेश्चन थे। मैंने कहा था जो चैप्टर बड़े होंगे उनके हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे और जो छोटे होंगे उनके 5 में हो जाएगा वो, क्योंकि उन्हीं में से आपके करीब एट द एंड जो भी 150-170 सवाल होंगे, उन्हीं में से आपके जो 30-35 सवाल जो भी एग्जाम में आते हैं आपके, उन्हीं में से आपके उतने सवाल बनेंगे। ये आप ध्यान रखना। तो मैं जो ये क्वेश्चन बना रहा हूँ अभी आपके लिए, कल मैंने 2 दिन में 15 क्वेश्चन हो गए हैं, आज फिर से 10 होंगे क्योंकि बड़ा चैप्टर है क्वेश्चन। तो जो मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ आपके लिए, ये आप जरूर एग्जाम से पहले मतलब रिवीजन अच्छे से कर लेना। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके एग्जाम में आके। तो आज हमारा चैप्टर जो है वो तीसरा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन। वैसे ये 2 वेरिएबल का है, आपके सिलेबस में 2 वेरिएबल है। मैं लिख देता हूँ इन 2 वेरिएबल्स। ये आपके 2 वेरिएबल्स का है लीनियर इक्वेशन। और आप पहले आपने पढ़ा होगा 1 वेरिएबल। मैं आज पूरा पहले करीब 10 मिनट आपको थोड़ा सा बेसिक दूंगा इसका। उसके बाद हम जो इसके 10 सवाल हैं वो करेंगे, अच्छे से करेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा। जो जैसे अगर कोई सवाल रिपीट करेगा इसमें तो आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, आप उसको करेंगे, आप प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी उस पर। चले तो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। मैं कुछ क्वेश्चन लिख के लाया हूँ जो आपकी जो अलग से बुक होती है आर सवाल उनसे है, और कुछ एनसीईआरटी से क्या बताऊँ। और जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपको, जो बुक में आपके नहीं है एनसीईआरटी में, वो आप लिख लेना है ऐसे ही। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है, देखो पहले क्वेश्चन से पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक दे देता हूँ। उससे पहले तो जाओ वेट, देखो पहले अभी 2 वेरिएबल पर हम लोग ध्यान देंगे। पहले हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल देखते हैं क्या होता है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है। 1 वेरिएबल क्या होता है, मतलब जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल दिया हो कोई इक्वेशन में और उसकी वैल्यू पूछ रहा हो। मान लो हमने वेरिएबल एक्स सेलेक्ट किया, मान लो हमने इसे फॉर एग्जांपल, मैं कोई वो नहीं लिखूंगा इसकी डिफिनेशन क्या होती है, ऐसा नहीं, मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। देखो मान लो इक्वेशन दी हुई है 3x + 5 - 2 = 0। इसमें वेरिएबल कितने हैं आपको दिख रहा होगा, सिर्फ x है, ओनली x है। वेरिएबल सिर्फ x दिख रहा है आपको। ये आप सॉल्व करो इक्वेशन 3x 5 - 2 + 3 = 0। 3x ये +3 है, उधर जाएगा -3 हो जाएगा। x = कितना आ गया -1। मतलब क्या हो गया आपका, ये सिर्फ इसमें इक्वेशन क्या था, सिर्फ एक वेरिएबल था। तो आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, अगर सिर्फ एक वेरिएबल है कोई, उसकी वैल्यू निकालनी है आपको, तो सिर्फ आपके पास अगर एक इक्वेशन है तो आपका काम चल जाएगा। अब ये एक वेरिएबल क्वेश्चन हो गया। अब हमारे जो टॉपिक में है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। जो हमारे टॉपिक में है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो 2 वेरिएबल, मान लो फॉर एग्जांपल ऐसा है कुछ, 4x + 3y + 8 = 0। अब कोई कह दे आपसे इसमें x और y की वैल्यू निकालो, कोई नहीं निकाल सकता, कभी भी नहीं निकलेगा। मतलब क्या हुआ इसका कि 2 वेरिएबल हैं। देखो एक वेरिएबल के लिए एक इक्वेशन होती है, 2 वेरिएबल के लिए कम से कम मिनिमम 2 इक्वेशन होनी चाहिए आपके पास, 2 इक्वेशन। तो यहाँ पे एक इक्वेशन दे दी है, मान लो हमने एक दूसरी इक्वेशन कोई और ले ली, 2x + 4y + 3 = 0। ठीक है, 2 इक्वेशन बने। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लोगे तो x और y की डिफरेंट वैल्यू आ जाएगी, वही हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में 2 वेरिएबल का आंसर। तो देखो अब आपके सिलेबस में क्या है, 2 वेरिएबल में को सॉल्व करने का वो क्या, कैसे आप सॉल्व करेंगे 2 वेरिएबल जाके। तो पहला मेथड जो आपके सिलेबस में है वो है सब्स्टिट्यूशन। 3 मेथड है वैसे, लेकिन आपके सिलेबस से शायद इस साल वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हटा दिया गया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हटा दिया, मैं उसको बताऊंगा भी नहीं क्योंकि फालतू में टाइम वेस्ट होगा आपका। सब्स्टिट्यूशन मेथड है पहला, इसका मैं डायरेक्ट एग्जांपल दूंगा। इसमें क्या होता है कि किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में जाके पुट कर दो, बस ये नॉर्मल सा होता है। तो इसका मैं डायरेक्ट एग्जांपल समझाता हूँ, आगे क्वेश्चन भी करेंगे इसके हम, जो आपके बुक में दिए हुए हैं। पहले मैं बताता हूँ एग्जाम्पल। जैसे आप देखिए ये 2x + 3y + 4 = 0, ये पहली इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट है। दूसरी इक्वेशन है x + 6y + 2 = 0, ये दूसरी इक्वेशन है। अब कोई कह दे कि सॉल्व दीज लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें पर्टिकुलर उस क्वेश्चन में बोल दिया कि हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है। तो हमें क्या करना है, पहले हम क्या करेंगे, देखो हम यहाँ से क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड हम ले लेंगे पहले, x + 6y + 2 = 0। इसमें हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस उधर चला जाएगा, ये भी माइनस चला जाएगा। मतलब क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी -6y -2। अब हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू आई है इसको हम जाके कोई इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो पुटिंग इन फर्स्ट में पुट करेंगे 2, x है, x की जगह पे क्या रख देंगे हम -6y -2
प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आ गया, मल्टीप्लाई करा देंगे हम, माइनस का 12y माइनस का 4 प्लस का 3y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। ये माइनस का 12y प्लस का 3y है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 9y। ठीक है, माइनस का 4 है, देखो इजी हो गया, माइनस का 4 प्लस का 4 कट जाएगा, माइनस 9y इज इक्वल टू 0, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, y की वैल्यू 0 आ गई, इस इक्वेशन में आगे आप पुट कर देना, तो इस इक्वेशन में पुट करोगे आप तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 6, y की वैल्यू 0 थी -2, तो x की वैल्यू क्या आ गई -2। हैंस जो हमें वैल्यू निकालनी थी अगर x और y की, वो x इज इक्वल टू -2 आ गया, y इज इक्वल टू 0 आ गया। ये हमने रैंडमली एक एग्जांपल लिया, वो समझाया। सब्स्टिट्यूशन मेथड ऐसे होता है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो पहले और उसकी वैल्यू जाके पहले इक्वेशन में पुट कर दो, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीट। चलते हैं एलिमिनेशन। दूसरा मेथड जो हमारे टॉपिक में है वो एलिमिनेशन मेथड है। तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन वो आपके उससे सिलेबस से हटा दिया गया है, तो हम दूसरे मैथड चलते हैं। इन्हीं दो मैथड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। चलते हैं दूसरा मेथड आपके में है एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, इसका भी एग्जांपल देकर समझा दूंगा मैं। डेफिनेशन में कोई काम की नहीं होती है, आप समझ लीजिए पहले। इसका एग्जांपल है 2x प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरा है 3x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब देखो, अगर आपके एग्जाम में ऐसा आ गया कि सॉल्व दीज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो आप कोई भी मैथड सॉल्व कर देना, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन हो चाहे एलिमिनेशन। लेकिन अगर क्वेश्चन ने पर्टिकुलरली बोल दिया कि आप एलिमिनेशन से ही सॉल्व करिए, एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करिए, तो आपको फिर ये जो मेथड बताने जा रहा हूँ ये लगाना ही पड़ेगा। तो एलिमिनेशन क्या होता है कि आप दो वेरिएबल की कोफिशिएंट को सेम कर लो, यही होता है। चलो मैं पहले कर लेता हूँ क्या हो। देखो इसमें क्या है, दोनों वेरिएबल के कोफिशिएंट अलग अलग हैं। पहले क्वेश्चन में x के साथ 2 है, दूसरे क्वेश्चन में x के साथ 3 है। पहले क्वेश्चन में y के साथ 3 है, दूसरे क्वेश्चन में x के साथ y के साथ 2 है, तो मतलब सेम है ही नहीं, तो उसको सेम करना पड़ेगा। तो आप करना क्या है कि देखो, चलो मैं सिर्फ x के वेरिएबल को सेम करता हूँ। तो पहली इक्वेशन में आप इंटू 3 कर दो, दूसरी इक्वेशन में आप इंटू 2 कर दो। फायदा क्या होगा, पहली इक्वेशन में इंटू 3 करो, फायदा देखो 3 से मल्टीप्लाई करा है पहले क्वेश्चन में, तो 3 2 जा 6x हो जाएगा, ये प्लस का 3 3 जा 9y हो जाएगा, ये प्लस का 3 3 जा 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आप ले लेना फोर्थ। दूसरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाई 2 कराना है, तो 3 2 जा 6x हो जाएगा, प्लस 2 2 जा 4y हो जाएगा, प्लस का 2 4 जा 8 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 5। आप देखो क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दो। यहाँ पे लिख देना सबट्रैक्टिंग फोर्थ एंड फिफ्थ, बस सब्ट्रैक्ट करना। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 6x प्लस का 6x माइनस कट जाएगा, 9y माइनस 4y कितना आएगा 5y, और ये 9 माइनस 8 क्या आएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1/5। बस ये करना होता है। अब y की वैल्यू ये आ गई है, इसको जाके कोई भी क्वेश्चन में, इन चारों क्वेश्चन में किसी में पुट कर देना, आप आंसर आ जाएगा x की वैल्यू, बस खत्म। इसमें एलिमिनेशन में ये होता है कि बस आप किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम कर लीजिए और उन दोनों क्वेश्चन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे आपके, जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके। मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ उसके, ये अगर आपके पास वो RS अग्रवाल हो तो इसमें एग्जाम्पल नंबर 16 है ये, और ये बता दो मुझे किस किस साल में आया हुआ आपके। रुक जाए, पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर देखो जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा सारे प्रीवियस ईयर के ही होंगे। पहला है ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपके RS अग्रवाल से है, RS अग्रवाल बुक होगी आपकी, उसमें मिल जाएगा आपको। और ये पास्ट ईयर में आया हुआ है, 2004 के पेपर में आया हुआ है, 17 के कंपार्टमेंट में आया हुआ है, और ये शायद ये 18 के भी कंपार्टमेंट, दिख नहीं रहा इसमें एग्जैक्टली क्या है, शायद ये 3 साल में आ चुका है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन को, सॉल्व दी लीनियर इक्वेशन। इसमें कोई मैथड नहीं लिखा हुआ, सिर्फ बोला सॉल्व करने के लिए। जो इक्वेशन दी हुई है वो ऐसे है, a माइनस बी टाइम्स एक्स प्लस ए प्लस बी टाइम्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दूसरी इक्वेशन दी है a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दो इक्वेशन आप अपने आप से सॉल्व करके देखिए इसको पहले, और तक आप इक्वेशन लिख के सॉल्व करिए, स्क्रीन पॉज कर लीजिए, सॉल्व करिए, मैं कराने जा रहा हूँ फिर। ठीक है, चले अभी देखना, पहली क्वेश्चन तो लिखी हुई है कि एक्स वाई के फॉर्म में, कि एक्स का कोफिशिएंट अलग है, वाई का कोफिशिएंट अलग है, और ये कांस्टेंट टर्म अलग है। लेकिन दूसरे क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, तो पहले आप लिखना, सोल्यूशन देखना इसका। ठीक है, सोल्यूशन देखना आप, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड,
फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या है, ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इक्वेशन सेकंड है। आप मल्टीप्लाई करो, ए इंटू एक्स हो जाएगा ये, प्लस ए इंटू वाई प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें एक्स वाले टर्म एक साथ कर लो, सो ए प्लस बी कॉमन इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी कॉमन इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इक्वेशन 3। अब आप फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करो, टू से कोई मतलब नहीं आएगा क्योंकि टू में क्या था, एक्स और वाई कोफिशिएंट अलग अलग नहीं थे, तो मैंने इसको हटा दिया। अब ये क्वेश्चन को मैं हटा दे रहा हूँ, देखो क्वेश्चन आपने लिख ली होगी, ये मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप इसको मतलब सिर्फ किससे, फर्स्ट और थर्ड से, आपको फर्स्ट और थर्ड ही सॉल्व करना है, इजिली सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ डायरेक्ट एलिमिनेशन से, कुछ नहीं करना है। आप लिख देना यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग, डायरेक्ट लिखना, क्यों मैं भी बताऊंगा क्यों, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड, क्यों, क्योंकि देखो x का कोफिशिएंट यहाँ पे a माइनस बी है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है a प्लस बी, लेकिन y का कोफिशिएंट क्या है a प्लस बी, और इधर भी y का कोफिशिएंट। तब तक आप दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं करेंगे जब तक उनमें किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम नहीं हो जाएंगे। इसमें x तो सेम नहीं लेकिन y के कोफिशिएंट सेम है, क्यों, यहाँ भी a प्लस बी है, यहाँ भी प्लस बी है, आप दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देना, तो ये देखना y के कोफिशिएंट कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या, a माइनस बी टाइम्स एक्स, ये माइनस में रहेगा, माइनस का x टाइम्स a प्लस बी, और ये उधर लिखा रहेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये माइनस में हो जाएगा माइनस टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगी। लास्ट कंडीशन ये आएगी। अब देखना आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा x, अब आप x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें, देखना आप इसको अंडर मल्टीप्लाई करिए तो ax हो जाएगा, नहीं इससे और इससे आप क्या कॉमन ले लेंगे, इससे और इससे आप x कॉमन ले लेना, तो बचेगा क्या, a माइनस बी बचेगा, और इधर क्या बचेगा, माइनस a माइनस बी बचेगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये बचेगा। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा क्या, x टाइम्स अंदर क्या हो जाएगा, a से a कट जाएगा, माइनस का 2b बचेगा अंदर, और इधर क्या बचेगा, ये माइनस का 2b स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक, ये बचेगा। तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 2bx इज इक्वल टू, इससे और इससे कॉमन क्या हो जाएगा, माइनस का 2b कॉमन होगा, इसमें और इसमें माइनस का 2b कॉमन होगा, तो क्या बचेगा, b प्लस a, माइनस का 2b माइनस का 2b कैंसिल, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस बी। अब मैं इतना ही कराऊंगा, आपको y की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे आप, x की वैल्यू जो ये आई है इसको आप इस इक्वेशन में पुट कर देना, और यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेना, इतना आपको करना है। x की वैल्यू मैंने निकाल दी, अच्छा है क्वेश्चन। सिर्फ एक ध्यान देनी बात में, जो पहला इक्वेशन दिया हुआ था उसमें x और y कोफिशिएंट नहीं थे, उसको पहले अलग करना है, फिर होगा क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलते हैं आगे, देख लो 3 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, आप देख लीजिए खुद। चलते क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। हो गया, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सॉल्व करना है भाई, दोनों सॉल्व फॉर x एंड y, दो इक्वेशन दी है उसमें x और y की वैल्यू निकालनी है। पहली इक्वेशन है √2x माइनस √3y इज इक्वल टू 0, दूसरी है √5x प्लस √2y। मैं देखिए सारे टाइप करा दूंगा आपको, सारे टाइप जो हो सकते हैं पॉसिबल, वही उन्हीं में से कोई एक टाइप आएगा आपके एग्जाम में। दो इक्वेशन दी है, हो गया। देखो ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, इस इक्वेशन को सेकंड। कोई लोग सोच के बताना, आप सोच के आप लोग सोचना, मैं बता पाओगे नहीं मुझे कि इसमें क्या करेंगे कि x और y के किसी में एक के कोफिशिएंट सेम हो जाए, क्या करना है। देखो मैं बता रहा हूँ, इस पहली इक्वेशन को आप √2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्यों, और इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करा दीजिए √3 से, क्यों। देखो इसमें √2 से कराओगे तो यहाँ पे तो √2 इंटू √2 हो जाएगा, और लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 इंटू √2 √6, इधर कराओगे √3 इंटू √5 √15 हो जाएगा, लेकिन इधर क्या करोगे √2 इंटू √3 √6, मतलब इधर भी y का कोफिशिएंट √6, इधर भी y का कोफिशिएंट √6, तो किसी एक कोफिशिएंट आपको सेम करने होंगे तभी आपका एलिमिनेशन लगेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कराओ तो ये इधर करोगे √2 से तो क्या बन जाएगा, ये 2x माइनस √6y इज इक्वल टू 0। भाई 0 से मल्टीप्लाई का कोई मतलब है नहीं, इधर √3 से कराओ आप मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा √15x, और ये हो जाएगा
प्लस का रूट 6y इज इक्वल टू 0। बस दोनों इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशन को डायरेक्ट ऐड कर दो। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट मत करना, क्यों नहीं करना? देखो आपको सब्ट्रैक्ट तब करना है जब जो दो कोफिशिएंट आपने सेम कराए हैं, जैसे मान लो मैंने एक हो गया 2x करा दिया और दूसरा हो गया मैंने 2x। सब्ट्रैक्ट तब करना जब दोनों के साइन सेम हो, ठीक है। मान लो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस, अगर दोनों के साइन ये प्लस 2x या माइनस 2x, सिर्फ आप ऐड कर देना, क्योंकि प्लस माइनस वैसे भी कट जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक माइनस एक प्लस है, तो सिर्फ आपको ऐड करना है, तो ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा क्या 2x प्लस रूट 15y(x) इज इक्वल टू 0। इससे x कॉमन ले लेंगे आप, तो 2 प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0, डायरेक्ट, कोई मतलब ही नहीं बचा। x की वैल्यू 0 आ गई आपकी। अब x की वैल्यू 0 आ गई, आप इधर पुट कर देना जाके, क्या आ जाएगा y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, क्योंकि ये रूट 5x है प्लस का रूट 2y है इज इक्वल टू 0 है। x जब पे आप 0 पुट करेंगे 0 इंटू 5 0 हो जाएगा, रूट 2y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, मतलब x और y की दोनों की वैल्यू 0, खत्म आंसर, ठीक है, डायरेक्ट हो गया नोट। दूसरा टाइप हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चले, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा अच्छा है, ये थोड़ा अलग टाइप का है, मैं बताता हूँ, क्वेश्चन के साथ ही बताऊंगा। पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखना है, सॉल्व करना है, वही इक्वेशन सॉल्व करना है। सॉल्व इक्वेशन कौन सी दी हुई है? एक है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7, दूसरी है 12x प्लस 18y इज इक्वल टू 21। ठीक है, ये हो गया। इसमें एक कंडीशन दी हुई आगे कि इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, ठीक है, ये कंडीशन दी हुई है इन्होंने क्वेश्चन में एग्जैक्टली ऐसे ही। देखो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मतलब क्या हुआ कि मतलब कि x और y की वैल्यू बहुत सारी आ जाएंगी इसमें, इस कंडीशन, इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना, इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए x और y की बहुत कंडीशन आ जाएंगी। तो इनफाइनाइटली मेनी कंडीशन में जो कंडीशन लगती है वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, थोड़ा इसको आप स्टार करके लिख दे रहा हूँ, इसको आप लिख देना कि जो a1/a2 होता है इज इक्वल टू b1/b2 होता है इज इक्वल टू c1/c2। a1 a2 समझ रहे हैं आप? ये a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, ये a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। इसमें यही होता है कि मतलब दोनों इक्वेशन कैसे दी होंगी, c1 ऐसे नहीं तो जहाँ ऐसे ऐसे होती है, सॉरी, ये प्लस c1 इज इक्वल टू 0 होता है और ये प्लस c2 इज इक्वल टू 0। देखो दोनों इक्वेशन ऐसे ऐसे, कोई दो इक्वेशन होंगी वो ऐसे फॉर्म में लिखी होंगी, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, और दो इक्वेशन ये लिखनी है। मतलब वो क्या, हमको क्या चेक करना है कि ये क्या इसमें इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन लाई करेंगे। अगर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन लाई करेंगे तो आप उसका आंसर निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि x और y की बहुत वैल्यू आ जाएंगी, तो इसको सेटिस्फाई कर लेंगे। पहले आपको चेक करना है, तो a1/a2 करो, पहले a1/a2 करो। यहाँ पे a1 की वैल्यू पहले इक्वेशन क्या है 4 है, दूसरे इक्वेशन में a2 की वैल्यू क्या है 12 है, मतलब a1/a2 कितना है 1/3। b1/b2 चेक करो आप, b1 की वैल्यू पहले क्वेश्चन में क्या है 6 है, दूसरे क्वेश्चन में b2 की वैल्यू क्या है 18 है, मतलब इससे भी 1/3 आ गया। अब c1/c2 चेक करो आप, इसमें c1 की वैल्यू क्या है, ये इधर आएगा माइनस में, मतलब -7 है c1 की वैल्यू -7, और c2 की वैल्यू क्या है इधर आएगा माइनस में, मतलब -21, तो ये भी कितना आ गया 1/3, मतलब a1/a2 भी 1/3, b1/b2 भी c1/c2, मतलब क्या हुआ कि इसके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हैं, तो इसलिए मतलब कि इसके आप x और y के बहुत बहुत सारे आंसर आ सकते हैं, ये इतना लिख देना आप, ठीक है। चले एग्जांपल एक वो दूसरा करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन का, आपके ऐसे ही आएगा नो सोल्यूशन के, और वो यूनि सोल्यूशन आप तो निकाल लोगे, एक ही आंसर होगा। नो सोल्यूशन के बहुत कम ही केस आते हैं, इनफाइनाइटली मेनी ज़्यादा ही आएंगे। चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, दो इक्वेशन दी हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, और दूसरी दी है k प्लस 1 टाइम्स x प्लस 1 माइनस 2k टाइम्स y इज इक्वल टू 5k माइनस 4। कह रहे हैं कि इसमें इनफाइनाइटली मेनी, इस केस में क्या है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, मेनी
सोल्यूशन है तो फाइंड वैल्यू ऑफ के, फाइंड के, क्या के की वैल्यू क्या होगी अगर इसमें इनफाइनेटली मेनली सोल्यूशन हो जाएंगी तो। देखो इसको मैं थोड़ा अच्छे से करता हूँ क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, हाईलाइट करके करूँगा इसको। चले देखो अभी हमने पढ़ा है कि सब वेट, अभी हमने पढ़ा है कि इनफाइनाइटली मेनली सोल्यूशन में केस क्या होता है, यहाँ पे लिख देना आप, ऐसे ही लिखेंगे डी टू डी टॉपिक अपने उसमें जब आपका एग्जाम होगा तो, फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू होता है b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू होता है c1 अपॉन c2 के। अब बस आपको खत्म खत्म, यही मेन कंडीशन होती है, जिसको याद है वो कर ले जाएगा। a1 की वैल्यू क्या है 2 है, लिख देना आप। a2 की वैल्यू क्या, मतलब जो a1 होता है वो x का कोफिशिएंट होता है पहली इक्वेशन में, a2 होता है जो x का कोफिशिएंट होता है दूसरी इक्वेशन में। दूसरी इक्वेशन में क्या है k+1 है, b1 की वैल्यू क्या है -3 है, b2 की वैल्यू क्या है 1 - 2k है। अब C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये C1 पहले इधर लाना, आप इस इक्वेशन को पहले आप ऐसे लिख लेना 2x - 3y - 7 इज इक्वल टू 0, मतलब ये जो उधर जीरो ही रहे, मतलब राइट हैंड साइड पे जीरो रहे सब, ये सब इधर ले आना। तो उधर क्या आ जाएगा -7 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा नेगेटिव में, मतलब माइनस का 5k - 4। बस ये तीन कंडीशन बनेंगी। तो पहले आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो और फिर इन दोनों को कर लेना, आंसर आ जाएगा। पहले इसको और इसको करो। तो पहला जो कंडीशन, जो पहली वैल्यू आएगी के की, वो पहला क्वेश्चन होगा 2 अपॉन k+1 इज इक्वल टू -3 अपॉन 1 - 2k। ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 2 - 4k - 3k - 3, इसको आप उधर ले जाना, इसको उधर ले आना, -3 इधर आया तो ये प्लस में जाएगा, +3 + 2 क्या आ जाएगा 5, 4k उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, 4k - 3 क्या आ जाएगा, k की वैल्यू क्या आ गई 5, पहली कंडीशन से। दूसरी कंडीशन यहाँ देख लो, दूसरी कंडीशन है इसको और इसको सॉल्व कर लो। सो -3 अपॉन 1 - 2k इज इक्वल टू -7 अपॉन माइनस टाइम्स 5k - 4। ये माइनस प्लस में हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करो इधर, ये देखो ये माइनस जो है इसको मैं अंदर भेज रहा हूँ, ठीक है, तो अंदर भेजेंगे तो ये माइनस का 5k हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको इसका मल्टीप्लाई कराओ तो माइनस का 15k और प्लस का 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 - 7 2 14k, ठीक है। अब ये 15k उधर भेज दोगे क्या 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 हो जाएगा आपका, प्लस माइनस का 15k है, उधर भेज दोगे क्या हो जाएगा प्लस का 15k, और ये 7 इधर 12 - 7 5 इज इक्वल टू k। इसमें भी k की वैल्यू 5 आ गई, मतलब 5 ही आएगी, मतलब कंडीशन ये दोनों सॉल्व करें। और फिर चाहे तीसरा इसको भी सॉल्व कर लो, इसको और इसको, उससे भी k की वैल्यू 5 ही आएगी। तो k की वैल्यू आपकी जो पूछनी थी उसमें आंसर क्या आएगा 5, खत्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। मैं बता दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कौन सा है, एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन ये वाला। पांचवा क्वेश्चन है आपका ये एक्सरसाइज, आप चेक कर लेना, जो मैं कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन, ये आपको हो गया, पॉज करके लिख लिया। चलते बताता हूँ तो पांचवा क्वेश्चन है कहाँ आपके एनसीईआरटी में। देखना आप लोग, अब जो पांचवा क्वेश्चन है आपका ये है एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 3.3 पे। एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर है आपका ये थर्ड का, जो थर्ड क्वेश्चन है उसका लास्ट पार्ट, 6th पार्ट। क्वेश्चन नंबर है आपका ये थर्ड का 6th पार्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूँ, स्टेटमेंट आप लोग देख लेना। क्वेश्चन कह रहा है 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. What are their present ages? लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन, पहले आपको समझने में आसान होगा, ये लिख दे रहा हूँ। कह रहे हैं 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of his son, be 3 times of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times of his son, 7 times
ऑफ हिज सन। व्हाट आर दियर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि उन दोनों की प्रेजेंट एज बताओ। व्हाट आर दियर प्रेजेंट एजेस, मतलब साफ है क्वेश्चन जो है आपका वो दो वेरिएबल्स का है। सोल्यूशन देखिए आप, क्वेश्चन जो आपका दो वेरिएबल है, क्यों दो वेरिएबल, क्योंकि इसमें दो लोगों की एज पूछी है, एक जैकब की और एक उसके बेटे की। ठीक है, तो मतलब दो वेरिएबल क्वेश्चन बनेगा। तो आप लिख लेना क्या कि पहले लेट करना, लेट एज ऑफ जैकब बी क्या x ईयर्स, और दूसरा करना लेट एज ऑफ हिज सन बी y ईयर्स। ये हो गया, ये हो गया दो क्वेश्चन, मतलब दो आपने लेट कर लिया कि जैकब की जो प्रेजेंट एज है वो x है और इसके बेटे की जो प्रेजेंट एज है वो y है। अब जो ये स्टेटमेंट दिया वो उसी से हमको दो इक्वेशन मिल जाएगी। देखो नाउ आप लिख देना, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे हैं कि 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद जैकब की जो एज है वो उसके सन के 3 गुना हो जाएगी। मतलब पहले आप इधर जैकब की एज लिखिए और उधर आप लिख लीजिए उसके बेटे की एज, लिख दिया आपने। पहले ये करना, कह रहे हैं 5 साल बाद, मतलब दोनों तरफ 5 साल ऐड कर दो, पहली चीज। ठीक, 5 साल ऐड कर दी दोनों तरफ, क्योंकि 5 साल बाद की कंडीशन बता रहा है। कह रहे हैं जैकब की जो एज है वो उसके सन के 3 गुना हो जाएगी, मतलब सन के एज की 3 गुना हो जाएगी। पहले इक्वेशन बन गई, खत्म। जो पहला स्टेटमेंट दिया हो यहाँ तक ये यही है, x + 5 = 3 टाइम्स y + 5, खत्म। दूसरा कह रहे हैं कि 5 साल पहले, मतलब कि पहले आप इधर x लिखो इधर y लिख लो। कह रहे हैं 5 साल पहले जो एज थी, मतलब x - 5, अगर पहले जा रहे हो आप तो माइनस कर देना, आगे फ्यूचर की बात कर रहे हो तो प्लस कर देना, -5 इधर भी कर दी। जैकब एज वॉज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, मतलब 7 गुना एज थी। बस दूसरी इक्वेशन बन गई, खत्म। अब आप कौन इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर लेगा, इतना मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। पहले आप इधर से 3 से मल्टीप्लाई करा देना और इसमें 7 से दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, जो आंसर आएगा वही दोनों की प्रेजेंट एज होंगी, खत्म। ये आंसर सॉल्व कर लेना आप लोग को होमवर्क है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी वही दोनों की एज है जो पूछा है उसमें। बस ये मेन होता है कि कैसे बनाएं आप इक्वेशन, ये प्रैक्टिस से ही आएगा और लैंग्वेज समझ के। देखो अगर समझना नहीं, आप देखो यहाँ पे विल लिखा हुआ है, अगर कुछ लोग समझ ना पाए हेंस और एगो, देखो विल का मतलब क्या होता है, फ्यूचर की बात कर रहा है, मतलब हो जाएगी। और यहाँ पे देखना आप वॉज लिखा हुआ है, मतलब पहले थी। तो एगो मतलब होता है पहले, हेंस मतलब होता है आगे 5 साल में। समझ दिया? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये भी आर सवाल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी लैंग्वेज वाला है, तो मैं पहले समझा दूंगा फिर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 8 चेयर्स एंड 5 टेबल्स कॉस्ट है, इस 8 चेयर और 5 टेबल की कॉस्ट है 10,500, और 5 चेयर एंड 3 टेबल की कॉस्ट है ₹6450। तो बताना ही है कि एक चेयर की कॉस्ट क्या होगी और एक टेबल की कॉस्ट क्या होगी। क्वेश्चन में जो पूछा है फाइंड कॉस्ट ऑफ 1 चेयर एंड 1 टेबल, ये पूछा है। ठीक है, तो सोल्यूशन इजी है, एकदम इजी, जो पहले करा था उससे इजी है। आप पहले मैंने बताया लेट कर लेना, लेट कॉस्ट ऑफ 1 चेयर P X रुपी एंड कॉस्ट ऑफ 1 टेबल B Y रुपी, बस ये मेन होता है। अब क्वेश्चन बन जाएगी ना आपकी। देखो पहली कंडीशन में देखो, नाउ पहली कंडीशन कह रहा है 8 चेयर, मतलब क्या हो जाएगा 8x। ठीक है, समझ आया? ठीक है, 8x हो जाएगा, प्लस 5 टेबल मतलब 5y, ये दिया हुआ है 10,500। पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन बनेगी 5 चेयर मतलब 5x प्लस 3 टेबल मतलब 3y = 6450। इन दोनों को आप सॉल्व कर लेना, हो जाएगा ये भी आंसर। कैसे करना है? एलिमिनेशन से करना है। पहले मैंने कहा था किसी एक वेरिएबल की कोफिशिएंट को सेम करो,
करना है इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करा दो, इस इक्वेशन में 5 से। क्यों? क्योंकि 3 से कराओगे यहाँ 15 बन जाएगा, 5 से कराओगे यहाँ 15 बन जाएगा। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना, आंसर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू पहले आएगी, वाई की वैल्यू बाद में। आप सॉल्व करना, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। ये आपको करना है क्योंकि ये बेसिक है, ये मेन कंसेप्ट ये था, बेसिक वाला कंसेप्ट आप करोगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हो गया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, ये आपका एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 19 है। आप लोग चेक कर लेना, मैं पहले एग्जाम्पल पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 19 इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम का। क्वेश्चन कह रहा है, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। मैं सिर्फ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ यहाँ पे, 30 किलोमीटर। आप लोग बुक लेके देखना तब समझ में आएगा। 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है एक बोट, एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन कितने घंटे में बोल रहा है? 10 घंटे में, 10 आवर्स ये बोल रहा है। पहली कंडीशन बोली। फिर कह रहे हैं कि इन 13 आवर इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन कितने घंटे में बोला है? 13 घंटे में बोल रहा है। ठीक है, 13 घंटे में बोल रहा है। तो बताना इसमें, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड द बोट इन स्टिल वाटर। ये बोल रहा है कि डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड द बोट दैट ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। क्वेश्चन में क्या बोला है देखना, इसको ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, determine the speed of the stream and that of boat in still water, that of boat in still water। ये है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। आप सोचिए, पहले इसके बारे में बताता हूं मैं। हो गया, चले। देखो इसमें लेट करना है आपको, लेट, मैं इसको ध्यान से देखना। लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर एंड लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी y किलोमीटर पर आवर। समझ में आपको? मतलब पहले आप बोट की स्पीड स्ट्रीम में, स्ट्रीम मतलब होता है बहाव, बहाव जिस तरफ पानी चल रहा है उस तरफ, और ये डाउन, ये स्टिल वाटर मतलब पानी में कुछ कोई भी मोशन नहीं है, नॉर्मल पानी ऐसे हुए ठहरा हुआ है। तो ये बोल रहा है। ठीक है, ठीक है, चले। अब देखना है इसमें मेन कंडीशन क्या होती है। आप देखो अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है। अपस्ट्रीम स्पीड होती है, इतना आप लोग समझना पहले। अपस्ट्रीम स्पीड जो आपकी बनेगी, मतलब क्या हुआ कि जिधर बहाव है पानी का उसके विपरीत जा रही है बोट। ठीक है, मतलब कि इधर ये माना हमने, ये स्पीड ऑफ बोट, ये स्पीड ऑफ बोट नहीं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम होती है, सॉरी ये आपने देखा, जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो x है, और बोट की स्टिल वाटर में स्पीड कितनी है? y। मतलब जो अपस्ट्रीम की स्पीड होगी वो x माइनस वाई किलोमीटर। क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हैं। अपस्ट्रीम स्पीड का मतलब ये होता है कि पानी का जो बहाव है वो एक डायरेक्शन में, मतलब मान लीजिए पानी का बहाव इधर है और वो बोट इधर से इधर आ रही है, मतलब कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए अपस्ट्रीम स्पीड ये होती है। और डाउन स्ट्रीम स्पीड होती है, मतलब जिधर पानी का बहाव उधर ही बोट जा रही है, मतलब वो दोनों, जो स्ट्रीम की स्पीड है और बोट की जो स्टिल वाटर में स्पीड है, दोनों ऐड हो जाएंगी। बस यही मेन था। आप पहले इसको समझिए, फिर मैं इसके आगे का जो बचा हुआ है ये वो इजीली हो जाएगा। ठीक है, चले चले चलते हैं। ये मेन होता है, ये मेन है बस। अपस्ट्रीम स्पीड निकालना और डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालना, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जरूर आएगा आपके। पहले आप स्ट्रीम की स्पीड निकाले मान लेना और एक स्टिल वाटर में स्पीड बोट की मान लेना।
लेट द स्पीड ऑफ बोट, इसमें सिर्फ इसमें बोट की मानना और इसमें सिर्फ स्ट्रीम की स्पीड मानना। और अप स्ट्रीम स्पीड होती है मतलब जिधर पानी का बहाव उधर उसके अपोजिट बोट आ रही है, और डाउन स्ट्रीम मतलब जिधर पानी का बहाव उधर ही बोट जा रही है, मतलब इसमें ऐड हो जाएगा इसमें घट जाएगा। चले ठीक है। अब देखो हमें पता होता है, नाउ वी नो कि जो टाइम होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ये पता है आपको, ठीक है। इतना तो बात रखो, समझ आप। अब पहला केस देखो, मान लेना कि पहली जो अपस्ट्रीम वाली स्पीड थी, जो हमारी अपस्ट्रीम वाली स्पीड कितनी थी, इधर लिख दे रहा हूं मैं, अपस्ट्रीम स्पीड थी आपकी वो थी x माइनस वाई, और डाउन स्ट्रीम स्पीड थी वो थी x प्लस वाई। तो जब हम पहली बार डिस्टेंस को कवर करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करेंगे, तो वो हमारी हो जाएगी आपकी ये डाउन अपस्ट्रीम स्पीड में। उसमें हम मान लेते हैं टाइम क्या लगेगा t1, तो पहले केस में टाइम हमारा लगा t1, डिस्टेंस हमने कितनी चली, ये इंपॉर्टेंट है इस केस में, हमें डिस्टेंस कितनी चलनी पड़ेगी, ठीक है। जब हम अपस्ट्रीम की डिस्टेंस चलेंगे, सिर्फ अपस्ट्रीम की डिस्टेंस, तब देख रहा हूँ अपस्ट्रीम की डिस्टेंस कितनी हुई पहली में, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर हो गई। उसमें स्पीड क्या थी अब स्ट्रीम की, x माइनस वाई, ठीक है। ये कंडीशन बन गई पहली। दूसरी कंडीशन बनेगी जब हम डाउन स्ट्रीम चलेंगे तो t2 हो जाएगा ये आपका, और डाउन स्ट्रीम में हमने कितनी चला है 44 किलोमीटर, और ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई। ये हो गया मेन कंडीशन पहले के लिए, पहले किसी बता रहा हूँ मैं, पहले के लिए इंपॉर्टेंट ये। अब आगे ये दूसरे वाले केस में दूसरे का बनेगा, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि जो अप स्ट्रीम स्पीड थी, ये वो जो दोनों अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जब गया तो उसका टाइमिंग क्या था, 10 घंटे था। मतलब आपको t1 प्लस t2 निकालना है, ये हमको दिया हुआ है कि t1 प्लस t2 जो है वो 10 आवर है, मतलब कि और t1 प्लस t2 करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा ये 30 अपॉन x माइनस वाई प्लस 44 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये पहली इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह जब आप दूसरे केस में करेंगे तो वो आप लोग करेंगे, पहले में क्या करेंगे आप 40 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू t3 और एंड 55 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू t4। ये दो केस बन जाएगा कि अब दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, t1 t3 और t4 13 घंटे दिया है, बस आप ये कर देना 13 इज इक्वल टू 40 अपॉन x माइनस वाई प्लस 55 अपॉन x प्लस वाई। बस ये दो केस बन गए। अब आपको इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। ये मेन है, कैसे आप सॉल्व करेंगे देखो बताऊँ कैसे सॉल्व करना है। इसका बेस्ट मेथड, आप पहले लोग क्या करना, आप लोग 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को p मान लेना और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को q मान लेना। इससे क्या होगा कंडीशन, इससे क्या हो जाएगा, ये 30p हो जाएगा प्लस 44q, क्यों, क्योंकि 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हमने p माना है, इज इक्वल टू 10। ये हो जाएगा 40p प्लस 55q इज इक्वल टू 13। ये कंडीशन जो है, अब देखो दोनों इक्वेशन इजी हो गई, वहां पे x वाई थे, यहाँ पे pq। अब आप यहाँ से आप pq की वैल्यू निकाल लोगे, जो भी pq की वैल्यू आएगी यहाँ पे रख देना पहली इक्वेशन में। तो p की वैल्यू मान लो, सपोज कर ली मैंने कि p की वैल्यू आपकी आ गई 20, तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। मान लो q की वैल्यू मान ली मैंने लेट कर ली 30 आई है, तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 30। बस इधर मल्टीप्लाई करा देना आप, तो ये हो जाएगा 20x माइनस 20y इज इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा 30x प्लस 30y इज इक्वल टू 1। अब ये कौन ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा, सब कोई कर लेगा, क्यों, अभी मैंने बताया कि दोनों क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन सॉल्व करना, वो आपके ऊपर है। मेन कंडीशन यहाँ तक थी, बस मैंने ये बता दिया तरीका कैसे करना है। 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को p मान लेना, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई q, बस यहाँ पे रख देना, पहले pq की वैल्यू निकालना, जो वैल्यू है यहाँ पुट करना, और ये मत छोड़ना कि p की वैल्यू जो आगे आप छोड़ चले आओ, क्योंकि pq तो आपने माना, आपको निकालनी है इसकी वैल्यू x और y की निकालनी है, जो आपने लेट की थी ये x और y की, वो निकालनी है आपको। तो आप p की वैल्यू निकाल के p की वैल्यू निकाल लेना, उसके बाद x में रखना, तब बाकी जो x और y की एट द एंड वैल्यू है वो इंपॉर्टेंट है। समझ में अच्छा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा, अगर इससे कोई क्वेश्चन बन सकता है अच्छा तो यही बनेगा, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला। ये आपको लेट करने में जो लेट करना है वो इंपॉर्टेंट है आपका। चले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका एग्जाम्पल नंबर 13 आपके एनसीईआरटी का ही, इसी चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13,
ठीक है। एग्जाम्पल, तो जो आपका नेक्स्ट, फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, वो एग्जाम्पल नंबर 13 है आपके एनसीईआरटी का, इसी चैप्टर का। तो क्वेश्चन मैं स्ट्रिक्ट में पढ़े दे रहा हूँ, आप लोग देख लेना, बुक से देख लो आप, ठीक है। ये चीज़ कह रहे हैं, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, फाइंड द नंबर, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको 10th प्लेस और 1st प्लेस निकालनी है। पहले आपको 10th प्लेस निकालना होगा, फिर आपको 1st प्लेस निकालना होगा, क्योंकि अब ये बोला है इसमें 2 डिजिट नंबर है। ये मान लो 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से स्टार्ट होता है, 2 डिजिट का नंबर है ना। तो पहले आपको 10th प्लेस निकालनी पड़ेगी, उसके बाद इसकी आपकी यूनिट डिजिट माननी पड़ेगी। देखो क्वेश्चन मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ, सोल्यूशन आप बुक से देख लेना, पहले लेट कर लेना। लेट द यूनिट्स प्लेस बी एक्स, लेट द 10th प्लेस बी वाई। समझ में आया ना आपको? इसे कोई नंबर है 26, तो ये होती है यूनिट, 26 है, ये होती है यूनिट प्लेस, ये होती है 10th प्लेस। समझ आया ना? तो यूनिट प्लेस मैंने मान ली है एक्स, और 10th प्लेस मैंने मान ली है इसमें वाई डिजिट। अब देखते हैं क्वेश्चन में, कह रहे हैं द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। जो क्वेश्चन में पहले कह रहे हैं, अब देखो अगर ये 10th प्लेस जो डिजिट होती है आपकी, जो मानने की डिजिट होती है, अगर आपको ये कोई नंबर ऐसे लिखना है, मतलब मान लीजिए ऐसे कि कोई नंबर ऐसे दो डिजिट नंबर है 25 ऐसे, तो जिसमें जो यूनिट प्लेस की नंबर होती है, इसको आपको 10 से मल्टीप्लाई कराना पड़ता है। अगर एकदम एग्जैक्ट टैक्टिकल नंबर लिखना होता है तो आपको इसको पहले 10 में मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ठीक है, मतलब नहीं, इसको ये 10th प्लेस की जो वैल्यू होती है, ये इसको आपको 10 में, मतलब ये हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, ये जो हमारा नंबर यहाँ पे देना आप, सो द नंबर बी, नंबर क्या हो जाएगा आपका x प्लस 10y, ये आपका नंबर बनेगा। अब इसके बाद जो सारी कंडीशन जो इसमें दी हुई स्टेटमेंट में, वो आपको लगानी है। कंडीशन पहली है कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। तो पहली कंडीशन जो दी हुई है, फर्स्ट कंडीशन जिससे आपकी इक्वेशन बनेगी, वो कह रही है कि जो ये नंबर है x प्लस 10y, इसका सम और y प्लस 10x इज इक्वल टू 66। समझ में आइए कैसे हुआ? कह रहा है कि जो नंबर है इसका और उसकी डिजिट को रिवर्स कर दो, मतलब जहाँ है वहाँ y है वहाँ x ले आओ, जहाँ x है वहाँ y ले आओ। वही मैंने कर दिया, y को मैंने खाली छोड़ दिया और x को इधर ले आया। तो ये कह रहा है पहली इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन हो गई। मतलब आप इसको सॉल्व कर लो पहले, x प्लस 10y प्लस y प्लस 10x इज इक्वल टू 66। मतलब ये हो जाएगा क्या, 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 66। 11 से डिवाइड कर दो, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये पहली इक्वेशन आ गई, जो पहली कंडीशन दी हुई थी यहाँ पे। समझ आपको? अब दूसरी कंडीशन देखते हैं क्या बोला है, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाई 2। कह रहे हैं जो डिजिट्स है नंबर की, वो डिफर कर रही है किससे, आपकी 2 से। मतलब जो दूसरी कंडीशन दी आपकी यहाँ पे, आप देख रहे हैं दूसरी कंडीशन, सेकंड कंडीशन देखो, वाइट प्लेस वैसे भी 10th प्लेस होता है। तो मतलब जो सेकंड कंडीशन कह रहे हैं कि जो यूनिट 2 डिजिट के डिफरेंस है y माइनस एक्स, वो आपका दिया हुआ है कितना, 2 दिया हुआ है आपकी कंडीशन में। पहली चीज में y माइनस एक्स को कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो आप बस वही कह रहे हैं कि बस वही दो नंबर निकालो। दो इक्वेशन के पास आपके पास आ गई, x ये आ गई, डायरेक्ट दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे दोनों मतलब हमको कोई मल्टीप्लाई कराना ही नहीं है, और x यहाँ माइनस में है प्लस में, दोनों इक्वेशन का ऐड कर दो। ये 6 था, ये आप कटेगा, ये हो जाएगा क्या 2y, ये हो जाएगा 6 प्लस 2 8। मतलब y इज इक्वल टू आ गया 4, y इज इक्वल टू अगर आपका 4 आ गया इस इक्वेशन पुट करना, तो ये आ जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, इधर समझ आपका मतलब क्या हो जाएगा, नंबर आपका आ गया 20। ये देखो नंबर ऐसे लिखा जाता है, मैंने माना था यूनिट प्लेस का नंबर x है और 10th प्लेस का y, मतलब नंबर क्या हो जाएगा yx हो जाएगा। नंबर आपका yx है, और तो yx मतलब नंबर क्या हो जाएगा आपका 42 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है। क्यों 24 हो जाएगा? मान लो किसी ने मान लिया कि यहाँ पे y है यहाँ पे x है, मतलब मान लो उसने क्या मान लिया, देखो दूसरी कंडीशन में क्या दिया कि दोनों डिजिट का नहीं, वो सही मान लो, वो सही लिखा हुआ है, ये x है ये y है। उस दूसरी कंडीशन कह रहा है कि जो दो नंबर है उनका डिफरेंस 2 है, मतलब 2 डिजिट का डिफरेंस। हमने यहाँ पे y माइनस एक्स मान लिया, किसी ने मान लिया x माइनस वाई 2 है। भाई 2 डिजिट का डिफरेंस ये भी है, डिफरेंस ये भी है। जब इससे सॉल्व करोगे आप, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 आया, ये कटेगा तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 आ जाएगी,
और y की वैल्यू 2 आ जाएगी, मतलब क्या नंबर बन जाएगा 24। मतलब नंबर 2 हो सकते हैं, या तो 24 या तो 42, ठीक है। तो इसमें जो आगे का स्टेटमेंट ये कह रही है, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, 2 नंबर बनेंगे, एक नंबर बनेगा आपका 42, एक नंबर बनेगा आपको 24, ये दो, बस ये 2 नंबर समझ आया, ये इंपॉर्टेंट है। चले चलते क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, देखो ये वाला आप लोग करना। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका वो एनसीईआरटी की है ये 3, क्वेश्चन नंबर जो 9 है मैं लिख दे रहा हूँ कहाँ का है, 3.4 में एक्सरसाइज है और सेकंड का सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, ये आप लोग करना भाई। वैसा वाला जो अभी हमने एज वाला किया वो जैकब का और उसके बेटे का वैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 5 ईयर एगो, देखो बोल दिया ना एगो मतलब पहली कंडीशन है, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, फिर 10 ईयर लेटर, लेटर बोले या हेंस मतलब वो फ्यूचर की बात कर रहा है, 10 साल आप जोड़ दोगे इसमें, और एगो में मैंने बताया ना अगर फ्यूचर की बात कर रहा है तो आप प्लस कर देना, और जब पास्ट की बात कर रहा है वो एज माइनस कर देना। ये आप लोग करना क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन, ये आप लोग करना, कमेंट सेक्शन में बता देना जितना आंसर आया, नहीं होगा तो मैं अगले क्लास में इसको कंसीडर करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट क्वेश्चन चलते हैं आज की क्लास में, क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये क्वेश्चन जो आपका है ये एक्सरसाइज है आपकी, वेट मैं चेक कर लेता हूँ कौन सी एक्सरसाइज है आपकी, ये 3 पॉइंट शायद 3.5 हो गई आपकी, 3.6 भी हो गई आपकी। ये वेट लेट मी चेक कौन सी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन आपको बता दूँ, इसलिए आपको इजीली हो जाएगा ये। चलो वैसे हम क्या करते हैं, अभी हम ये क्वेश्चन भी ये समझ नहीं आ रहा है कौन सी इसका एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है ये, शायद ये आर सवाल का है। तो क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 रिकंसिडर करेंगे। अभी आप पहले ये 9 जो कराए मैंने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10 एक अलग से वीडियो डाल के शायद 5-10 मिनट लगेंगे, उसका मैं बना दूंगा इसके लिए वीडियो। या आप पहले जो मैंने आज 9 कराया 1 to 9 क्वेश्चन ये, और जो 9th वाला आपको होमवर्क दिया 9th वाला आप लोग अच्छे से लगाना, और 1 to 9 आप लोग फिर से देखना अच्छे से। ये क्वेश्चन है यही मैक्सिमम आएगा ये क्वेश्चन जो मैंने कराया ये, या तो वो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का एक इंपॉर्टेंट है, या फिर एज निकालने वाला इंपॉर्टेंट है, और अगर कोई ऐसे आएगा नॉर्मल तो नहीं आएगा, वैसे एज निकालने वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला। तो ये लोग आप देखते रहना, और 10th वाला मैं वीडियो बना दूंगा अलग से उसके लिए, और जो अलग क्वेश्चन है चेक करके, मैं समझ नहीं आ रहा अभी कौन सा क्वेश्चन है ये, इसको मैं चेक करके बता दूंगा आपको। और तब तक के लिए आप अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर शायद कौन सा है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जो भी होगा शायद आपका कौन सा है मुझे पता नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा, जो भी होगा हम एपीयूपी जब शायद आपके में है तो मैं पढ़ाऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप ये 3 चैप्टर जो हो गए हैं इसके आप अच्छे से क्वेश्चन कर ले, 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, 25 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 25 के 24 इसके 9 ही हुए हैं, तो 24 क्वेश्चन आप अच्छे से करना। अगला क्वेश्चन मैं बता दूंगा अगले वीडियो में, और फिर अगली वीडियो के लिए आप बस ऐसे ही जो मैंने क्वेश्चन करा इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस बनी रहेगी आपकी। और टिल देन टेक केयर, थैंक यू।